हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और सभी कुशल मंगल होंगे, है ना। आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 का महत्व है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। शुरू करें। देखो, मानवाधिकारों का यह घोषणा पत्र जो है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वीकार किया गया था। यह इतिहास का पहला ऐसा दस्तावेज है जिसने वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया कि प्रत्येक मनुष्य के कुछ जन्मजात और अटूट अधिकार अधिकार होते हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे क्या चीज सीखने को मिली कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये जो घोषणा पत्र है, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, इसको स्वीकार किया गया। और यह इतिहास का ऐसा पहला दस्तावेज है जिसने वैश्विक स्तर पर मतलब संपूर्ण विश्व में एक ऐसा कानून लागू किया कि प्रत्येक मनुष्य के कुछ जन्मजात और अटूट अधिकार होते हैं जिन्हें कोई भी सरकार या सत्ता छीन नहीं सकती। ठीक है। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच में, है ना। तो 1939 से 45 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान मानवता की जो भारी क्षति हुई थी, मतलब उसमें बहुत भीषण और अमानवीय नरसंहार हुआ था। उसके बाद इस प्रकार के घोषणा पत्र की आवश्यकता महसूस की गई। किनके द्वारा? जो वैश्विक स्तर के जो नेता थे, जैसे रूजवेल्ट, है ना, जो कि अमेरिका के शायद राष्ट्रपति राष्ट्रपति थे, है ना। मतलब एक अनुमान से बता रहा हूँ कि वे अमेरिका के उसमें राष्ट्रपति थे। वो महिला है या पुरुष मुझे नहीं पता, लेकिन मान के चलते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वैश्विक नेता थे, उनके द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि पूरे विश्व स्तर पर ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं पर कंट्रोल कर सके, उनको नियंत्रण में रख सके, और द्वितीय विश्व युद्ध जैसा और कोई दोबारा कोई तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, है ना। क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, है ना। बहुत अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसलिए इस प्रकार के घोषणा पत्र की आवश्यकता महसूस की गई थी। ठीक है। इसका मुख्य ऐतिहासिक उद्देश्य क्या था? भविष्य में तानाशाही शक्तियों पर अंकुश लगाना, है ना, जैसे जर्मनी, जापान, है ना। इस तरह की जो तानाशाही शक्तियां हैं इन पर अंकुश लगाना और विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नींव को मजबूत करना था। ठीक है। अब इस दस्तावेज की प्रस्तावना मानवीय गरिमा को न्याय और स्वतंत्रता का आधार मानती है। मतलब इस दस्तावेज, मतलब ये जो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र है, इसकी अपनी एक प्रस्तावना भी है। ठीक है। उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि मानवीय गरिमा को न्यायपूर्ण और स्वतंत्रता का आधार बनाया जाना चाहिए, है ना। तो यह स्पष्ट करता है कि जब तक व्यक्ति को उसके बुनियादी अधिकार नहीं मिलते तब तक विश्व में स्थायी शांति और सुरक्षा की स्थापना करना पूरी तरह असंभव है। मतलब इसका क्या कहना है कि जब तक कोई भी व्यक्ति हो, विश्व के किसी भी देश का हो, उसको जब तक बेसिक चीजें नहीं मिलेगी, बेसिक चीजें मतलब उसको जीवन का अधिकार, उसको स्वतंत्रता का अधिकार, उसको समानता का अधिकार, ठीक है, उसको आरक्षण का अधिकार, उसको बोलने का अधिकार, उसको कहीं भी रहने का अधिकार, है ना, उसको गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, है ना, उसको काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मतलब तमाम इस प्रकार के जितने भी बुनियादी अधिकार है, जब तक उसको नहीं मिलेंगे ना, तब तक जो है इस प्रकार के पूरे विश्व में हम शांति स्थापित नहीं कर सकते और नहीं हम किसी की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ में ले सकते हैं। तो इनका कहना है कि सबसे पहले उनको कुछ बुनियादी या मूल अधिकार दिए जाए, फिर उसके हिसाब से फिर हम उनके सर्वांगीण विकास पर काम करें। ठीक है। चलो, अब देखो, इस घोषणा पत्र की रचना में विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और कानूनी पद्धतियों के विशेषज्ञों ने योगदान दिया है। यह किसी एक देश का विचार नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का एक साझा दर्शन है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के स्वरूप को हमेशा के लिए बदलकर एक नई क्रांति स्थापित की, है ना। मतलब इन्होंने इस प्रकार का ये जो घोषणा पत्र जारी करके पूरे विश्व के लिए, एक संपूर्ण मानवता के लिए एक ऐसा काम किया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी
बहुत सुरक्षित महसूस कर सके और एक सम्मानपूर्ण एक मानव के रूप में जी सके वे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो इस घोषणा पत्र के अनुसार सभी मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुए हैं। स्वतंत्र मतलब जन्म से ही, है ना, कोई किसी के बंधन में नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र पैदा हुए हैं और वे गरिमा और अधिकारों के साथ समान तरीके से जीने के अधिकारी हैं, है ना। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता और यदि कोई करता है, कोई राज्य हो, कोई सरकार हो, कोई सत्ता हो, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक प्रकार से कुछ 30 अनुच्छेदों की चर्चा करता है। ठीक है, कुछ प्रावधान करता है जिसके आधार पर एक मनुष्य के जीवन का को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यह सिद्धांत सदियों से चली आ रही दास्ता, ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों पर करारी ऐतिहासिक चोट करता है और एक समानता की भावना स्थापित करता है। ठीक है, तो इसका एक प्रकार से बहुत बड़ा महत्व है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, जो मानवाधिकारों का जो सार्वभौम घोषणा पत्र है जो कि 1948 में जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उसका महत्व पढ़ रहे हैं हम, तो है ना। ये एक प्रकार से महत्व हो गया ना, कि ये एक प्रकार से जो पहले से चली आ रही जो भी कुरीतियां हैं, जैसे दास्ता है ना, मतलब गुलामी है, ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव, इन पर क्या करता है, अ, समानता की भावना स्थापित करता है ना, इन सबको दूर करके। ठीक है, तो एक प्रकार से महत्व हो गया, है ना। इस घोषणा पत्र ने स्पष्ट रूप से भेदभाव का निषेध किया है। उदाहरण के तौर पर जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या राजनीतिक विचारों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ अंतर करना अपराध माना गया है, जिससे समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिला। मतलब ये सब चीजों पर यदि हम कंट्रोल कर लेंगे, मतलब उनके उनके साथ जो है इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, फिर वे भी एक मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, उसको सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब जो कुछ प्रमुख अधिकार वगैरह है, ये हर इंसान के लिए जरूरी है। ठीक है, यह ऐतिहासिक रूप से राज्य की निरंकुश शक्तियों पर को सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने शक्ति का प्रयोग निर्दोष नागरिकों के दमन के लिए कभी न करे, है ना। मतलब उनके लिए एक बाध्यकारी ये एक प्रावधान है कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग निर्दोष लोगों पर कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से उनकी सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, उनके जीवन का, उनकी स्वतंत्रता का एक अधिकार सुनिश्चित करता है कि उनके साथ आप इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, और यदि करोगे तो फिर आपके लिए दंडात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इस घोषणा पत्र ने गुलामी और दास प्रथा को वैश्विक स्तर पर अवैध घोषित कर दिया, है ना। ये जो घोषणा पत्र है मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, इसने गुलामी और जो दास प्रथा थी इसको वैश्विक स्तर पर अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इसने इतिहास के है ना, इस प्रकार इसने इतिहास के उस काले अध्याय को समाप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जहां मनुष्यों को वस्तुओं की तरीके से खरीदा और बेचा जाता था, है ना। इससे क्या हुआ, मानवीय सम्मान बढ़ा, है ना। पहले क्या होता था, कोई भी इंसान को, है ना, जानवरों की तरह खरीद लिया जाता था और जानवरों की तरह उससे व्यवहार किया जाता था और उससे काम लिया जाता था और उनको फिर बेच भी देते थे। तो ये सब कामों पर कंट्रोल किया गया, है ना। पहले इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब सरकार ने इस तरह के कानूनों पर कुछ नियम कानून बनाए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कानून बनाए, तो फिर इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। अदरवाइज ये सब चीजें आज भी जारी होती और कहीं कहीं छोटे स्तर पर अभी भी चल रही है ना। जिनको जानकारी नहीं है ना, चाहे वो शासक वर्ग हो चाहे शोषित वर्ग हो, जब जिनको जानकारी नहीं है तो वहां पर इस तरह की गतिविधि अभी भी चल रही है। ठीक है, चलिए। यह घोषणा पत्र जो है यातना और क्रूरतापूर्ण व्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। मतलब यातना का मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति जेल में है ना, तो उसको उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, है ना, उसके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा हो, तो वहां पर ये क्या करता है, पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। मतलब उनके लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है ना। उनके साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है कि आप इनके माध्यम से अपने लिए लड़ सकते हो। ठीक है,
यह प्रावधान युद्ध बंदियों और अपराधियों के साथ भी मानवीय व्यवहार सुरक्षित करने की प्रेरणा देता है, जिससे जेल सुधार और कानूनी न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं। आज जो हम इतने सारे सुधार वगैरह देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी योगदान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत, है ना, ये भी इसके अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की देवी की नजर में, मतलब जो न्याय की जो देवी होती है, या न्याय का जो देवता होता है, या जो भी न्याय पालिका होती है ना, उसकी नजर में शासक और शासिका, शासक और शासित, है ना, दोनों समान है। मतलब जो शासक वर्ग है और जो शासित वर्ग है, दोनों जो है न्यायपालिका की दृष्टि से समान है, और सभी को कानून के समक्ष समानता, अ, सभी के साथ जो है कानून के समक्ष समानता का व्यवहार किया जाएगा, है ना। इस प्रकार यह निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा को बल देता है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। देखो, यह मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन के विरुद्ध अधिकार ने, मतलब जो भी मनमानी गिरफ्तारी होती है, तो उसके खिलाफ भी इसने कुछ प्रावधान वगैरह किए हैं। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लंबे समय तक कैद में नहीं रखा जा सकता। देखो, टेम्पररी तौर पर आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हो, ये तो हमारे भारत में भी लागू है ना। वैसे तो ऐसा कोई बहुत उसके लिए कुछ प्रावधान वगैरह, जैसे मान लो कोई अपराध हो गया, जैसे कोई रेप का केस हो गया या मर्डर का केस हो गया, है ना, कोई कोई गंभीर अपराध हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, तो इस तरह के यदि कोई संदेह हो, तो उसमें जो है बिना किसी जानकारी के आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसको आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, और उसको अपना कारण बताना होगा कि आपने मुझे किस कारण गिरफ्तार किया, है ना। अदरवाइज फिर वो उस संस्था के ऊपर, उस पुलिस वाले पर, या उस पूरी प्रक्रिया पर कार्रवाई होगी, है ना। तो उसको आप लंबे समय तक इस तरीके से कैद में नहीं रख सकते, है ना। ये एक प्रकार से फिर उसके मानवीय अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, चलो, इस घोषणा पत्र ने निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई के अधिकार को मान्यता दी। इतिहास में गुप्त मुकदमों और अन्यायपूर्ण फैसलों के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें रोकने के लिए इस अधिकार ने एक पारदर्शी कानून व्यवस्था की वैश्विक मांग को जन्म दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था कि गुप्त मुकदमे होते थे, जिसमें पता ही नहीं चलता था किसको क्या सजा मिल गई, और बेचारा पूरी जिंदगी जो है जेलों में रहता था, या कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता था, उसको फांसी लगा दी जाती थी, और बाहर के लोगों को कुछ पता ही नहीं होता था। तो पहले इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती थी, इसलिए इन पर कंट्रोल करने के लिए फिर इस घोषणा पत्र में ये सब प्रावधान किए गए कि किसी के साथ भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा, और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार होगा। मतलब निष्पक्ष तो होगा ही, साथ में सार्वजनिक, मतलब और भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उसके साथ किस प्रकार की घटना घटित हुई, उसके साथ किस प्रकार की सजा, उसे किस प्रकार की सजा मिली, ताकि इस उसके साथ जो है अमानवीय व्यवहार ना हो, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये जो घोषणा पत्र है, यह निजता या गोपनीयता का अधिकार है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, परिवार और पत्राचार की रक्षा करता है, तो उसकी भी सुरक्षा करता है ना। इस प्रकार यह राज्य को व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जिससे समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का वातावरण निर्मित होता है ना। कहने का मतलब है कि जो भी निजता का अधिकार है, जैसे हमारे भारत में अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है ना, तो उन सबकी ये रक्षा करता है ना। मतलब इस अनुच्छेद के माध्यम से, या इस प्रावधान के माध्यम से किसी के भी मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा, उसकी जो भी प्राइवेसी है उसका सम्मान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाजाही की स्वतंत्रता और शरण लेने का अधिकार आधुनिक विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेना, जैसे कि इसको एक मानवीय अधिकार माना गया है, जिसे शरणार्थियों को वैश्विक सुरक्षा प्राप्त हुई। उदाहरण के तौर पर अभी शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उसको हमारे भारत की सरकार ने संरक्षण प्रदान किया। वो एक प्रकार से हमारे यहाँ शरणार्थी के तौर पर आई, और उसको हमारे सरकार ने संरक्षण दिया, क्योंकि वहां पर की जो सरकार थी, वो तो उसको मृत्यु दंड या फांसी तक की सजा दे रखी है ना। उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर, या जो भी मतलब आरोप सिद्ध हुए या नहीं हुए, हमें उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं हम तो बस इतना बताना चाहते हैं कि एक शरणार्थी के तौर पर हमारी सरकार ने उसको सुरक्षा प्रदान की, है ना। उसके जीवन को
उसके जो मानवीय अधिकार है उसको बरकरार रखा गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। विचार, अंतरात्मा और धर्म की शुद्धता का अधिकार, ये जो है समाज में वैचारिक बहुलता को बढ़ावा देता है ना। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद की विचारधारा और धर्म को मानने या बदलने की स्वायत्तता देता है, जो कि सामाजिक सहिष्णुता का आधार है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो घोषणा पत्र है इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने या उसको छोड़ने या उसके रीति रिवाजों को फॉलो करने का प्रावधान करता है, ताकि कोई किसी के बंधन में न रहे, है ना। चलिए, अच्छा एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसने भी आधुनिक लोकतंत्रों का को जीवन दान दिया है ना। उदाहरण के लिए प्रेस की आजादी और शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार ने नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने और समाज में सुधार लाने हेतु एक शक्तिशाली मंच प्रदान किया, है ना। तो ये सारे प्रावधान जो है उस घोषणा पत्र में दिए हैं। तो इस प्रकार से टोटल 30 अनुच्छेद है। तो हर अनुच्छेद में कुछ ना कुछ चर्चा की गई है, जो कि मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ महत्व के तौर पर है, और अपने आप में ये सब महत्व है ना। तो टोटल 30 अनुच्छेद है, तो हर अनुच्छेद में ये सब चर्चा की गई है ना। इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, तो आर्थिक और अगला पढ़ते हैं। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत काम करने और उचित मजदूरी का अधिकार शामिल किया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसको काम मिलना चाहिए, उसको उचित मजदूरी मिलना चाहिए। तो ये सब जो है उसके आर्थिक और सामाजिक अधिकार है ना। इस प्रकार यह घोषणा पत्र यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य का आर्थिक शोषण न हो और उसे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त हो सके। और ये जो है किसका दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है कि सबको जो है रोजगार सुलभ कराए, उपलब्ध कराए, ठीक है, सुनिश्चित कराए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, ये भी जो है सामाजिक परिवर्तन का एक सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण के लिए इस घोषणा पत्र ने प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क बनाने पर जोर दिया, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और अपना विकास कर सके। यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो सोचो वो अपने मूल अधिकारों के बारे में कैसे जानेगा, है ना। उसको कैसे पता चलेगा कि भारत की सरकार ने या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सार्वभौम घोषणा पत्र है उसने हमारे लिए इतने सारे मौलिक अधिकार अधिकार का प्रावधान किया है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आगे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त होना बहुत जरूरी है ना। चलो नेक्स्ट है सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। समुदायों को अपनी विशिष्ट पहचान, भाषा और परंपराओं को सुरक्षित रखने की शक्ति देता है। इस प्रकार यह वैज्ञानिक प्रगति और कला के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का मतलब है कि जो भी कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें जो है किसी भी व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे उसकी कोई भी पहचान हो, चाहे उसकी कोई भी भाषा हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार है, ताकि वह जो है अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके, उसको कहीं से कुछ न कुछ भी लाभ हो सके, है ना। तो इस प्रकार से यह घोषणा पत्र जो है आधुनिक विश्व का एक नैतिक संविधान है। इसने भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के संविधानों को प्रभावित किया। आज यह दस्तावेज न्याय, समानता और बंधुत्व के वैश्विक संघर्ष में मानवता के लिए एक सबसे बड़ी प्रेरणा बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये जो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र है इसका हमने महत्व पढ़ा है ना। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।